जी गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? जी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग शर्मा जी। जी देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपहरण और व्यापहरण वाला जो चैप्टर है, हमारा जो पार्ट है, एक्चुअली कौन से अध्याय का पार्ट है फिरोज? जी सर। तो कौन से अध्याय का पार्ट है व्यापहरण अपहरण? 16 सर, 16। अध्याय 16 किसकी बात करता है? कल्पना। सर मानव शरीर से संबंधित अपराधों को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम लोग 364 ए तक पढ़ चुके हैं ना इसे? 364 ए कंप्लीट हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, ठीक जी है? सर। हाँ, अब इससे आगे की धाराओं को डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहती हैं धाराएं। 365 की बात करें तो ये कह रहा है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड wrongfully टू कन्फाइन पर्सन। ठीक है, कन्फाइनमेंट हम पीछे पढ़ के आए हैं। wrongfully कन्फाइनमेंट किस धारा में पढ़ा है हमने, सरजीत शर्मा जी? जी शर्मा जी। wrongfully कन्फाइनमेंट आईपीसी की किस धारा में हम पढ़ के आए हैं? एनु आप बताइए। 340 में। 340 में हमने पढ़ा था। क्या होता है कन्फाइनमेंट? फिरोज खान, कन्फाइनमेंट किसे कहते हैं? फिरोज, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? जी सर, आवाज़ सुन पा रहा हूँ। हाँ, बताइए क्या होता है कन्फाइनमेंट? यस नो जल्दी कर दिया करो यार, अगर नहीं पता है तो पास करो क्वेश्चन। सर ध्यान नहीं आ रहा है। अमित भाटी जी बताएंगे क्या होता है कन्फाइनमेंट। सर रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट होता है किसी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसको अपने उसके कार्य से रोकना या अपने कहीं भी उसकी जो फ्रीडम है उससे हमें रोक लेना है कि भाई ये जा नहीं सकते, ये कर नहीं सकते या करने से रोकना, मतलब रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट वो है। एनु आप बताइए, क्या अमित सही कह रहे हैं? इसका अगर एक लाइन में जवाब दे तो ये होगा कि रॉन्गफुली कंसाइनमेंट वो है कि किसी भी पर्सन को उसकी चारों दिशाओं में, मतलब कहीं भी कुछ भी करने से रोकना। चारों दिशाओं, बल्कि ये कहिए 10 दिशाओं में। ठीक है, अगर हम दिशाओं के फैक्टर करते हैं तो ये 10 दिशाएं, एक ऊपर की और एक नीचे की भी दिशा होती है, अप एंड डाउन। जी जी। और 4 दिशाओं के 8 हिस्से बनते हैं, 8 नंबर है ना? तो 10 दिशाओं में जाने से रोकने के लिए अगर किसी को कहीं कर्टेल कर दिया जाए तो दैट इज कन्फाइनमेंट। उसको एक निश्चित दायरे में बंद कर दिया जाता है। मान लीजिए आपने किसी को रूम के अंदर बंद किया और बाहर से गेट लगा दिया तो कन्फाइनमेंट हो गया। और एक इलस्ट्रेशन हमने ऐसा भी पढ़ा था वहाँ कि आपने ना तो गेट लगाया ना ताला लगाया, आपने 4 बंदूकधारी खड़े कर दिए बाहर कि अगर ये बंदा बाहर निकले तो इसको टपका दो, तो दैट इज़ आल्सो रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट। आपने उसको एक निश्चित दायरे में कैद कर दिया। आया समझ फिरोज खान, सरजीत शर्मा, समझ गए भाई? जी सर। जी जी सर। सर। हाँ, चलिए। तो 365 बात कर रहा है किस चीज़ की? किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष प्रतिरोध करने के आशय से व्यापहरण या अपहरण। तो यदि कोई इस प्रकार के इंटेंशन जो हम 340 में पढ़ के आए हैं
उस प्रकार के आशय से, जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि इसका गुप्त रीति से और सदोष प्रतिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये धारा 365 कह रही है। इज दैट ओके? अब अगली जो धारा है 366, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत मुकदमे आते हैं इसके, है ना। क्या है? किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज एट्सेट्रा। विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपृत करना, अपहृत करना और उत्प्रेरित करना। इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। आपने व्यपहरण किया, व्यपहरण, अपहरण किया या उत्प्रेरित किया। ठीक है। व्यपहरण किस धारा में पढ़ा है हमने? सर्वजीत शर्मा जी। और ये कितने प्रकार का होता है व्यपहरण? सर 363 में 2 प्रकार का। एक भारत से बाहर और एक भारत के अंदर। जी शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे? जी सरजीत शर्मा जी। क्लास में अटेंड की सर मैंने पूछा। कौन से वाली? बीच में 3-4 क्लास। भाई मेरी क्लास का तो वीडियो मिलता है आपको, आप YouTube चैनल पे जाने का कष्ट तो किया करो। आज देखो देखो, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आप क्लास किसी वजह से नहीं अटेंड कर पाते हो तो मेरी क्लास तो आपको YouTube चैनल पे मिल जाती है। जब आपको समय लगे तब आप YouTube चलाओ और क्लास को पूरी को अटेंड कर लो, है ना। तो कम से कम मेरी क्लास का एक्सक्यूज़ तो ये बनता नहीं है आपका। चलिए कोई बात नहीं, जो क्लास आपकी मिस है उसको आप YouTube पे जाके जो है उसको देख लीजिए पूरी। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि भाई YouTube पे जाइए, कुछ अपने कमेंट्स दीजिए, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या, या तो आपको YouTube चलाना नहीं आता, इतने भोले तो मुझे लगते नहीं आप लोग YouTube नहीं चला पाते होंगे, या हो वही इतनी फालतू की चीज चला लेते हैं, काम की काम। नहीं भाई, अगर आप मुझसे कुछ कह के देखिए, अगर आप मुझसे कुछ कहें और मैं ना करूं तो वो मेरी गलती, और मैं आप लोगों से बार बार मैं लिख के कह रहा हूं, उसके बावजूद। हाँ क्या कह रहे शर्मा जी? मैं सर वो नहीं कह रहा, फिर ये कह रहा टाइम लगा सर आज। हाँ नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, ये तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो फ़िलहाल मैं जनरली टॉकिंग कर रहा हूँ, पूरी क्लास के लिए बात कर रहा हूँ। सिर्फ एनू ने एक वीडियो पे कोई मैसेज डाला था, केवल एनू ने पूरी क्लास में, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप लोग YouTube चलाना नहीं जानते, आप भली भांति पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। बाकी अगर ये बात है कि मेरा कुछ कहा हुआ नहीं करना है तो दैट इज़ अपॉन यू, ये आपके ऊपर है। चलिए, ये कह रहा कि जो कोई इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं पहले। ये कह रहा whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will, or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine. And whoever by means of criminal intimidation as defined in this code, or of abuse of authority, or any other method of compulsion induces any woman to go from any place with intent that she may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced
to illicit intercourse with another person shall also be punishable as aforesaid। ठीक है भाई, ये कह रहा कि जो कोई किसी स्त्री का व्यपरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए, उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए, अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए, उस स्त्री को विवश या विलुप्त करने के लिए, या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या वह विवश या विलुप्त की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए इस संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दंडित किया जाएगा। ये 366 कह रहा है। क्या क्या कह रहा है भाई? व्यपरण या अपहरण किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? कि उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए। आप लोग देखते होंगे कोर्ट में जो भी प्रैक्टिस करने वाले साथी हैं कि वहाँ जहाँ आयु कम है 18 वर्ष से, तो वहाँ 363 के साथ 366 लगती है। क्यों अमित भाटी? जी सर। और साथ में पोक्सो का पुछल्ला भी लग जाता है। जी जी जी, है ना? तो जब पोक्सो नहीं था तो केवल 363-66 लगा करती थी। जब से पोक्सो एक्ट अस्तित्व में आया है तब से जो है पोक्सो के 3/4 या जो भी जैसी भी कंडीशन रहती है, जैसा भी उसके साथ व्यवहार होता है उसके अकॉर्डिंग। और इसमें एक शब्द आया है यथा परिभाषित आपराधिक अभित्राश, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये हम आगे आने वाली धारा में पढ़ेंगे। कौन सी धारा में है, कोई बताएगा? क्रिमिनल इंटिमिडेशन सर 503 503 में इसको परिभाषित किया गया है और 506 में इसको दंडित किया जाता है। तो 503 तो इसकी डेफिनेशन क्लॉज है, आपने सही बताया कल्पना, लेकिन पिनल क्लॉज इसका 506 में है। ठीक है जी जी सर। तो हमेशा आप लोग देखते होंगे FIR में पेनल क्लोज लगता है, डेफिनेशन क्लोज नहीं लगता है। ठीक है डियर? तो ओके सर। ये जो 366 है, आपको कोई समस्या है इसमें, कुछ समझ ना आया हो तो बताइए भाई। जी क्लियर है? चलो 366A देख लीजिए। ये कह रहा है प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। ये कह रहा है whoever by any means whatsoever induces any minor girl under the age of 18 years to go from any place or to do any act with intent that such girl may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punishable with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा है अप्राप्त वह लड़की का उपापन। ये कह रहा है जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्त वह लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या तद द्वारा विवश या विलुप्त किया जाएगा यह संभाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी स्थान से ले जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 366A। ठीक है भाई? 366B बात कर रहा है इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। 366B लग जाएगी यदि कोई विदेश से लड़की को आयातित करेगा। और किस लिए करेगा? यहाँ कहा इसमें जो है एज जो है इसमें 21 वर्ष है 366B के लिए।
सामान्यतः 18 वर्ष हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 366B के लिए जो उम्र का दायरा है लड़की का वो 21 वर्ष है। ये कह रहा है whoever imports into India from any country outside India और from the state of जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जम्मू एंड कश्मीर यहाँ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 370 हट गया है सर। 370 हटने की वजह से जम्मू कश्मीर अब विदेश नहीं है भारत के लिए। जब तक 370 लगी हुई थी, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा था। वो बार बार एक बात दोहराई जाती थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। ऐसी बातें होती थी, ऐसे स्लोगन बोले जाते थे। लेकिन 370 हटने के बाद वो स्लोगन भी जो है हवा हो गया। भाई एक बात बताइए, आपकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, आपकी नोज़ है, आपकी ईयर्स हैं, मतलब जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, क्या आपको अपनी बॉडी के पार्ट्स के लिए ये कहना पड़ता है कि नाक जो है मेरे शरीर का अभिन्न अंग है? कहना पड़ता है? ऐसी चीज़ के लिए कहना पड़ेगा। आपने कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है, कोई कड़ा पहना हुआ है और आपको उससे बड़ी मोहब्बत है, उसके लिए तो आप कह सकते हो कि मेरे शरीर का अभिन्न अंग है। तो इसका मतलब क्या था कि वो कोरा सफ़ेद झूठ था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। आजकल सभी के पास फोन है, तो फोन एक हमारा अभिन्न अंग है। हाँ, उसके लिए कह सकते हैं हम। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से 370 हटी है तब से ये बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है ना? तो यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर हट जाएगा। एनी गर्ल अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो ये विशेष ध्यान इसके कोने पे लिख लीजिए। यहाँ उम्र जो है वो 21 वर्ष है लड़की की। कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि 366B के नज़रिए से लड़की की आयु क्या होनी चाहिए, तो ये कह रहा है अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स विद इंटेंट दैट she may be or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punishable with imprisonment with may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो विदेश जो है, विदेश कौन से देश हैं जो भारत नहीं है? भारत से परे जो भी हैं सब विदेशी हैं। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और जितने भी 200 से ज़्यादा कंट्री हैं वो सब हमारे लिए विदेशी हैं। तो वहाँ से अगर कोई लड़की आयातित की जाएगी और इस उद्देश्य से की जाएगी और उसकी आयु जो है वो 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, तब 366B लगेगा। ठीक है जी सर। क्लियर है भाई? 366B कोई डाउट किसी को? क्लियर है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज संडे होने के बावजूद भी क्लास में स्ट्रेंथ कम है। क्लास में हाजिरी जो है वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहती है। पता नहीं कहाँ पर यह है कि संडे में सबके अपने प्रोग्राम होते होंगे। कोई किसी का कहीं प्रोग्राम बन जाता है जाने का, किसी का कहीं, है ना? अब ये कल वाली क्लास, महीने में ज़्यादातर लोग इधर उधर भी घूमने फिरने जा रहे हैं, तो उनका सबका जो शेड्यूल है वो ठीक नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली ये सैटरडे की क्लास आज संडे में हो रही है। कल वो सुबह से मुहूर्त बनते बनते उसका शाम तक कई बार समय परिवर्तन हुआ और अंततोगत्वा वो जो है आज के लिए स्थगित करनी पड़ी। ठीक है ना? 367 देख लीजिए। 367 बात कर रहा है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी एट्सेट्रा। व्यक्ति को घोर उपैती, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण। ठीक है ना? तो ये कह रहा है whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected or may be so disposed of as to be put in danger of being subjected to grievous hurt or slavery or to the unnatural lust of any person, or knowing it to be likely that such person will be so subjected
or disposed of shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ठीक है भाई, 367 कह रहा है व्यक्ति को घोरपैती दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यापरण या अपहरण। ठीक है, इज दैट ओके? जो 366, 366A और 366B, ये जो 3 धाराएं हम पढ़ के आ रहे हैं, ये विशेष प्रकार से केवल और केवल जो है फीमेल जेंडर के लिए था। तीनों में लड़की की बात आई थी ना भाई। ठीक है जी सर। जी सर। हाँ, 367 व्यक्ति की बात कर रहा है, तो इसमें व्यक्ति में तो दोनों आ जाते हैं। दोनों क्या, अब तो तीनों आ जाते हैं जी। थर्ड जेंडर भी। थर्ड जेंडर भी। ये कौन से केस लॉ से थर्ड जेंडर को मान्यता दी भाई सुप्रीम कोर्ट ने? याद नहीं आ रहा सर जी, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। समथिंग था। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी जी, नाल समझ। ये लोग ये जो मेन हमारे केस लो है ना, इनको हम बार बार रिपीट करते रहें, डिस्कस करते रहें, तो ये माइंड में सेट हो जाते हैं। और एक बार पढ़ के भूल गए, है ना। तो नालसा ने इनके लिए कहा कि भाई नहीं, ये भी भारत के नागरिक हैं, और अगर किसी कुदरती वजह से इनको मतलब कि ये फीमेल या मेल नहीं बन पाए, वो सब एक कुदरती मामला है। और इसी आधार पे जो LGBT वाला मामला है, इसी आधार पे ये मामला हुआ था। 377 वाला जो है वो कौन से केस लॉ से हटा है? 377 NU। नाज फाउंडेशन पे। नाज फाउंडेशन नहीं, नाज फाउंडेशन तो 2010 में आप सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन ने इसको मतलब पूरा मैंने जब ये आपको पढ़ाया था पहले 300, जब हम लोग फ्री क्लास चला रहे थे, तब मैंने 377 पढ़ाया था, तो आपको थ्रू आउट चेन बताई थी मैंने कि कहाँ से ये शुरू हुआ था और कहाँ जाके ख़त्म हुआ। जो लेटेस्ट केस लो है इस पे, वो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन। नवतेज सिंह जौहर का केस था ना, लेटेस्ट जो है। हाँ, तो लेटेस्ट केस लो जो है नवतेज सिंह जौहर है। बीच में जब हम 377 पढ़ेंगे आगे, तब मैं आपको फिर दोबारा आपको नाज फाउंडेशन के केस से शुरू करते हुए, वो 2010 का केस था नाज फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो दिल्ली हाई कोर्ट का मामला था। बिल्कुल जो नवतेज सिंह जौहर में बात कही गई है, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में नाज फाउंडेशन के केस में कह दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट, हमारे आगे आपकी क्या मजाल, ये बात तो हमें कहनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जाके वही बात कही जो 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दी थी। भाई कुछ बातें ऐसी होती है ना, अपनी मोहर लगा दी फिर इस पर 2018 में। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि भाई वो मतलब कि समझ रहे हो ना आप, जैसे घर में कोई बड़ा हुआ और छोटे ने बात कह दी, तो कई लोग दिल पे ले जाते हैं कि भाई इसने कैसे कह दी। एक सास रास्ते में आ रही थी, तो एक कोई औरत आ रही थी, तो उसने पूछ लिया कहाँ से आ रही है? बोले तेरे घर गई थी मैं, और वहाँ मट्ठा लेने गई थी। छाछ मट्ठा आप सब जानते ही होंगे सब, क्यों अमित? ठीक है जी सर। तो बोले फिर, बोले वो तेरी बहू ने कह दिया कि हमने तो कढ़ी बना ली, मट्ठा है नहीं, कल मिल जाएगा। तो सास बोलती है चल, उसकी क्या हिम्मत, चल तू जरा वापस मेरे साथ। तो उसे घर लेगी, और घर ले जाके कह लेगी बहन आज तो हमने कढ़ी बना ली, मट्ठा कल मिल जाएगा। सर हम भी पढ़े थे ये कहीं आर्टिकल छोटा सा किसी पे।
तो वो खुद से मना करना चाह रही थी ना कि बहू ने क्यों मना करा, राइट तो मेरा है ना। तो वही बात बिल्कुल सेम फंडा यहाँ लागू हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठहरी सास और हाई कोर्ट उसके आगे बहू। तो बोला बहू की क्या हिम्मत है कि वो ऐसी बात कहे। तो सास ने घर ले जाके खुद कहा, बोले इसकी क्या हिम्मत है ये मट्ठे को मना करे, हम करेंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ भाई? जी, नवतेज जौहर की जगह करण जौहर नाम याद रख ले, उससे कनेक्ट करके याद कर लेते तो अच्छा है। हाँ, हो सकता है उसी ने अपना भाई बंधु भेजा हो कोई। जी भाई, वो LGBT के लिए रोल मॉडल है इंडिया का। एक्चुअली देखिए, हम लोग सब अक्सर जो है इस तरह के लोगों को हास्य का विषय बनाते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट राइट थिंग। एक्चुअली उनके अंदर जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन कुदरती है, वो उसके लिए खुद जिम्मेदार नहीं है। और यही इन्हीं बातों को डिस्कस करते हुए 377 का जो आपसी सहमति वाला पार्ट है वहाँ से 377 को रिमूव किया गया। केवल पार्टली रिमूवेबल है 377, फुली रिमूवल नहीं हुआ है 377 का। जहाँ किसी की मर्जी के विरुद्ध किसी के साथ अप्राकृतिक यौन कर्म किया जाएगा तो वहाँ 377 आज भी जिंदा है। ठीक है ना, तो वो आपसी सहमति वाली पार्टी के ऊपर भी तलवार लटकी रहती थी ना, तो वो हटाई है। कंसेंट, हाँ, कंसेंट वाले नहीं है। हाँ, कंसेंट वाले मैटर में वो जो है मतलब कि आप मान के चलिए कि जैसे कि कंसेंट के मामलों में रेप नहीं बनता जहाँ दोनों बालिग हों और कंसेंट से वो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ रेप का मामला नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार 377 में ये व्यवस्था नहीं थी। 377 में चाहे कंसेंट थी या नहीं थी, 377 अपने आप में एग्जिस्ट करता था। और वो उसके लिए कई बार क्या होता था कि ये कुछ गैंग बने हुए थे, उन गैंग के माध्यम से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनसे पैसे उगाने का काम किया जाता था 377 का वो एज ए हथियार इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो 367 हम लोग देख रहे हैं ना। हाँ, ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति का व्यापार या सकते सर, ये दासत्व के साथ साथ उससे वो तो आगे आएगा ना भीख मांगने के लिए। तो हाँ, यहाँ देखिए दासत्व की बात कर रहा है 367 में। ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति का व्यापार या अपहरण इसलिए करेगा कि उसे गौरवपैती या दासत्व का या किसी व्यक्ति की प्रकृति विरुद्ध काम वासना, देखिए ये आया है 377, यहाँ लिख लीजिए, का विषय बनाया जाए या बनाए जाने के खतरे में वह वैसे पड़ सकता है, वैसे उसे वर्णित किया जाए या ये संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त बातों का विषय बनाया जाएगा या उपयुक्त रूप से वर्णित किया जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इज दैट क्लियर? ये 367 कह रहा है। जी सर। और 368 कह रहा है कि wrongfully concealing और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और एब्डक्टेड पर्सन। ठीक, ये कह रहा whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted or wrongfully conceals or confines such person shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with the same intention or knowledge or for the same purpose as that with or for which he conceals or detains such person in confinement। 368 उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो किसी सदोष अवरोध या सदोष परिरोध जो कोई व्यक्ति अपराध है या व्यपराध है और उसे वो छिपा रहा है, कंसील कर रहा है या कन्फाइन कर रहा है, तो उसने अपराध व्यपराध नहीं किया है उसको, लेकिन वो क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको, व्यपराध या अपराध व्यक्ति को जो जराइम की दुनिया है उसमें क्या बोला जाता है, पकड़ बोला जाता है, कैच, पकड़। ठीक है ना, तो जैसी ऐसी पकड़ को यदि कोई रख रहा है
तो वो व्यक्ति भी सेम ऐसे ही लायबल होगा मानो कि उसने ही उसका अपहरण या व्यापरण किया हो और उसी ज्ञान व उसी आशय के साथ किया हो जैसा कि अपहरण व्यापरण करने वाले का था। क्लियर हुआ कुलदीप? जी सर। तो 368 सिर्फ इतनी बात बता रहा है कि जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को सदोष छिपाएगा या प्रतिरोध में रखेगा तो उसकी लायबिलिटी भी वैसी ही होगी मानो कि उसने उसी आशय और उसी ज्ञान के साथ, जिस आशय और ज्ञान के साथ अपहृत व्यपहृत करने वाले व्यक्ति ने उसका अपहरण किया है, तो उसकी लायबिलिटी भी सेम होगी। वो केवल इस आधार पर ये कह के नहीं बच सकता कि जी मैंने तो केवल इसको यहाँ छिपाया था, मैंने तो केवल यहाँ ताला लगा के इसको अंदर बंद करके रखा था, बस ना मैंने अपहरण किया ना मैंने व्यापरण किया, है ना, और ना मुझे ये पता कि ये किस उद्देश्य से किया गया था, इसके लिए भाई इससे शादी करनी थी या इसके लिए रैंसम लाना था या इसका मर्डर करना था, किस उद्देश्य से किया था। तो आपको जो है एक तरह से ये क्या है, ये आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी फिक्स करता है 368। आपको भले ही ना पता हो, लेकिन यदि आपने उसको रखा है तो आपको आपके विरुद्ध ये प्रिजम्पशन ले ली जाएगी 368 के तहत कि आपको भी सब पता है। इज दैट ओके? क्या कह रहा है? ये कह रहा है वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो का मतलब प्रिजम्पशन। क्यों कुलदीप? जी सर, प्रिजम्पशन मानना ही तो होता है। जी। मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यापरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या प्रयुक्त में रखा है। तो 368 बड़ी अच्छी धारा, बहुत ही एक तरह से आपको आपके विरुद्ध जो है ये मतलब एक तरह से जॉइंट लायबिलिटी का भी सिद्धांत यहाँ दिख रहा है हमें, सेक्शन 34 वाला, है ना भाई। 34 में तो वहाँ मस्तिष्कों का पूर्व मिलन है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि आपके ऊपर भी वही लायबिलिटी है जो लायबिलिटी अपहरण व्यापरण करने वाले की। क्यों अमित? बिल्कुल ठीक है सर, जॉइंट लायबिलिटी है यहाँ पर, है ना? वो चाहे इस एक्सक्यूज नहीं ले सकता। हाँ। कि जी मैंने तो केवल इसको कमरे में बंद रखा, मैं क्या लेके आया इसको। हाँ, तो नहीं, आप कुछ नहीं आए 368 के तहत आप बराबर फुटिंग पे आ जाएंगे। आपको भी उसी मीटर से नापा जाएगा जिस मीटर से मेन एक्यूज को नापा जाएगा। जी जी जी। शर्मा जी क्लियर है? जो चंबल की घाटी है उधर जो डाकू ले जाते थे फिरौती के लिए, वो किसी को छोड़ देते थे कि भाई ये पकड़ तुम्हारी है। बस सर इसमें ये भी चलता था, एक ने लेके आया, उसने दूसरे को बेच गया, अब ये चल 2 लाख रुपए दे और इस पकड़ को तुम्हें दे रहा हूँ मैं। अरे अगर वो चाहे 5 लाख रुपए ले। आप लोगों ने अगर अपहरण फिल्म देखी हो अजय देवगन वाली, है ना, तो शुरू में अब वो अपहरण करके उस पकड़ को देने तो जाते हैं आगे। अब वो जिसे देने जाते हैं वो बौखला जाता है कि ये तो भैया उसकी आसामी है। ये तो जो वहाँ क्या नाम था उसका, जो अपने विधायक जी थे, तबरेज आलम, है ना, तो वो लेने वाला ही जो है वो बेचारा भाग जाता है, वो उसे रिसीव ही नहीं करता, है ना। तो ये पकड़ तो ट्रांसफरेबल है, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। जैसे पेटी ठेकेदारी सुना होगा आपने कि बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है किसी बड़े काम का, फिर वो आगे जो है उसको टुकड़ों में जो है वो पेटी ठेकेदारी बोलते हैं उसको। आपने एक बड़ा काम ले लिया और अपने नीचे 10 लोगों को अलग अलग टुकड़ों में काम दे दिया कि भाई आप इस हिस्से को निपटाओ, आप इस हिस्से को निपटाओ, और मेनली जो काम करने वाला है वो बड़ा वाला बंदा है। ठीक है जी सर। अब 369 जो है ये भी इम्पोर्टेंट धारा है। 369 ये कह रहा है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन।
10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपरण या अपहरण। ठीक है, ये कह रहा है whoever kidnaps or abducts any child under the age of 10 years with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा कि 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपरण या अपहरण। ठीक है, ये कह रहा कि जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यपरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। मान लीजिए उसने कोई गले में सोने की चैन पहनी हुई है या कोई और आभूषण, बच्चे को हम पहना देते हैं ना भाई, सोने का ओम बना के गले में डाल दिया है ना, या कोई भी ऐसा ऑर्नामेंट पहना दिया बच्चे को, और उसके शरीर से उसे चोरी करने के आशय से अगर कोई व्यक्ति उसे बच्चे को हटाता है तो वो 369 का सब्जेक्ट हो जाएगा और उसको 7 वर्ष तक के लिए दंडित किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को। इज दैट ओके? जी सर। क्लियर है भाई? यस सर। शोभित आज कहाँ रह गए थे भाई? यू आर लेट टुडे। सर संडे में मंदिर होता है, मैं तो दौड़ता हुआ आया, आते ही जो है तो हम तो आगे खिसका लेते थोड़ा सा, आप हमें सूचित कर देते कि सर 9 की बजाय 9:30 से कर लो। नहीं सर, मेरे अकेले की वजह से पोस्टपोन होता, वैसे ही कल से कई बार पोस्टपोन हो चुका। हाँ, कल से मुहूर्त नहीं बन रहा। थोड़ा पहले भी जा सकते थे, फिर तो भगवान जी तो अवेलेबल थे ही थे। भैया मैं ना अपना रूटीन नहीं छोड़ सकता, रूटीन जो है ना मेरा इसी टाइम का। हाँ नहीं, अच्छी बात है आपका, अगर कोई रूटीन बना हुआ है तो उसे फॉलो करना चाहिए बिल्कुल। एक अनुशासित जीवन जीने के लिए जो है आपका रूटीन जो है वो फर्म होना चाहिए, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। 370 पे आ जाइए, और 370 जो है ये कह रहा है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, व्यक्ति का दुर्व्यापार एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में। ट्रैफिकिंग जो है एक बहुत बड़ा मतलब कि एक तरह से जो है वो उसका बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम भी अपना बहुत बड़ा है और इसका सिंडिकेट भी बहुत बड़ा है ना। तो 370 बात करता है कि क्या है दुर्व्यापार, किसे कहते हैं दुर्व्यापार, इसको ये समझाने का प्रयास यहाँ किया गया है। देखते हैं 370 क्या बताता है। और ये कह रहा है whoever for the purpose of exploitation, ठीक है, a recruits, transports, harbors, transfers, receives a person or persons, क्या क्या बातें आई हैं, जो कोई शोषण करने के प्रयोजन के लिए, उद्देश्य क्या है, शोषण किया जाना। और कैसे, क्या क्या तरीके हैं उसके, ये कह रहा है यूजिंग थ्रेट्स, सेकेंडली यूजिंग फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कोएर्शन, और थर्डली बाय एबडक्शन, और फोर्थली बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड और डिसेप्शन, और फिफ्थली by abuse of power, or sixthly by inducing the giving or receiving of payments or benefits in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harbored, transferred or received commits the offense of trafficking। ये कह रहा है कि जो कोई शोषण करने के प्रयोजन से पहला धमकियों का प्रयोग करके या बल या किसी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके या अपहरण द्वारा, या चौथा कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा, या पांचवा शक्ति का दुरुपयोग करके, या छठा उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की जो भर्ती किए गए, परिवहनित किए गए, संसृत, स्थानांतरित या ग्रहित व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है
सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फ़ायदे देना या प्राप्त करना भी आता है। किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, प्रमाणित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है, गृहीत करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है। दुर्व्यापार कैसा? व्यक्तियों का दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। इज दैट क्लियर? जी सर। इनका बहुत बड़ा सिंडिकेट है, बहुत बड़ा इनका चैनल है, इनकी एक चेन है। ये बंदे को स्टेप बाय स्टेप ट्रैफिकिंग करते हैं। तो इसने यहाँ जो जो तरीके अपनाए जा सकते हैं ट्रैफिकिंग करने के, वो सब तरीके मतलब उसके प्रकार और कैसे कैसे किया जा सकता है, वो सब 370 में समाहित करने का प्रयास किया है। यहाँ धमकी देना भी बताया है, यहाँ बल का प्रयोग करना भी बताया है, प्रपीड़न का प्रयोग भी करना बताया है, अपहरण, कपट, शक्ति का दुरुपयोग, उत्प्रेरणा, भाई किसी को पैसे के लालच में, नौकरी के लालच में। आपने देखा होगा अक्सर, अगर आप में से कोई क्राइम पेट्रोल देखता हो तो उसमें कई सारे आपको ट्रैफिकिंग से संबंधित एपिसोड मिलते हैं। और वो उनको गांव से भोली भाली बच्चियां हैं, उनको नौकरी दिलाने के बहाने से या जैसे भी वहाँ से हटाते हैं और उसको आगे जो है वो गलत उद्देश्यों से उसका ट्रैफिकिंग किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा इनके पास, चूँकि पैसा भी अकूत है इसमें, ये बहुत ज़्यादा इंटीरियर है सर। वहाँ से बच्चों को ले आते हैं। और यहाँ पे जो बहुत बड़ा मतलब गाजियाबाद में पकड़ा गया था कुछ समय पहले, उनके पास में 150 से ज़्यादा बच्चे वो थे जो नॉर्मल हमारे आपके घरों में काम करने को बच्चा आ जाता है और हम तैयार करके रख लेते हैं। हाँ। तो करीब 150 बच्चे उसके अंदर, मतलब वो बच्चा जो कमाएगा सब वो रख लेता था, सिर्फ उनको खाने पीने पर रखते और वो झारखंड कहीं चला था। हाँ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, उड़ीसा। ₹100 की कमाई मंथली, मतलब और उनके 150 बच्चों का जीवन जो है। ये एक्चुअली ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत गरीबी है, काम धंधे का अभाव है। तो ऐसी जगहों से, और ये आपके मतलब कि आपके बांग्लादेश वगैरह से आसपास की जो हमारे नेटिव कंट्रीज़ हैं वहाँ तक से ट्रैफिकिंग हो रहा है इंडिया में, और बड़े मैसिव स्केल पे हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। ठीक है, तो 370 को जो है आप इसको रिपीटेडली पढ़ना समझने के लिए यहाँ मैंने आपको क्लियर समझा दिया है। बाकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इसका, उसको देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 इसका कह रहा है, द एक्सप्रेशन एक्सप्लॉयटेशन शैल इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी और प्रैक्टिसेस सिमिलर टू स्लेवरी, है ना, और सर्विट्यूड और द फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। ये शोषण शब्द को इसने बताया है, इसके जो प्रथम स्पष्टीकरण ने बताया है। ये कह रहा है कि व्हाट इज एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होता क्या है। तो इसका स्पष्टीकरण एक कह रहा है कि शोषण पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य, किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह करने के उद्देश्य से, दास्ता या दास्ता के समान व्यवहार, किसी को कहीं बंधक बना के उससे मजदूरी कराना, काम कराना, घरों में काम लेना उनसे, है ना, और अधिसेविता या अंगों का ब्लात अपसारण भी है। तो अंगों का क्या, किसी की किडनी वगैरह निकलवा लेना, है ना, तो इस टाइप के अंगों की चोरी भी होती है ऐसे बच्चों की, ऐसे व्यक्तियों की जिनका ट्रैफिकिंग किया गया है। इज दैट क्लियर? आज की डेट में सबसे ज़्यादा इसी के लिए ले जाते हैं सर। हाँ, और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा है, द कंसेंट ऑफ द विक्टिम इज इमेटेरियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। ये कह रहा है कि इस अपराध के लिए, दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में पीड़ित की सम्मति जो है वो शून्य है, महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है ना भाई, उसकी सम्मति पता नहीं किन आधारों पर सम्मति प्राप्त की है ना। तो यहाँ आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि जी ये बच्चा तो अपनी सम्मति से काम कर रहा है, यहाँ इसकी कंसेंट है, या कोई बड़ा भी हो सकता है बच्चा। तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी अगर कराते हैं जनरली किसी हॉस्पिटल में, हाँ, और ट्रांसप्लांट को भी ले जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी परमिशन चाहिए, चाहे रियल आपका कोई फैमिली मेंबर, रियल ब्रदर दे रहा हो, कोई दे रहा हो। हाँ, लेकिन सीएमओ की
परमिशन चाहिए, वो पूरी इंक्वायरी कराता है कि आपको बाई फोर्स तो नहीं मजबूर किया गया, आपको कहीं बाहर से तो नहीं लाया गया, आप क्यों ऑर्गन दे रहे हो अपना, आपको मालूम है क्या नुकसान हो सकता है बॉडी में। हाँ, पूरा मतलब डोनेट करना भी इज नॉट सो इजी, वो इसी वजह से कि लोग इस तरह मिसयूज करने लगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब इसका आगे के जो पार्ट हैं उनको देख लेते हैं। ये कह रहा है whoever commits the offence of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा है जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये यहाँ पिनल क्लोज इसका बता दिया। 370 में इसकी परिभाषा बताई, इसके 2 स्पष्टीकरण हमने पढ़े, परिभाषा पढ़ी। यहाँ इसने दंड बताया सेकंड पार्ट में, 370 के सेकंड पार्ट में। थर्ड कह रहा है वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग और मोर देन 1 पर्सन इट शैल बी पनिशेबल विद रिग्रियस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। और जो इसका थर्ड पार्ट कह रहा है, ये कह रहा है कि जहाँ अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्विलत है, तो यदि वहाँ मतलब सामूहिक ट्रैफिकिंग हो गया ना, एक से अधिक व्यक्ति हो गए, तो फिर जो दंड की प्रक्रिया है, जो दंड का प्रावधान है, वो थर्ड पार्ट में है। वो कह रहा है जहाँ अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्विलत है वहाँ में कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो LI तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो तीसरे पार्ट में सज़ा एकदम जंप मार गई, मिनिमम 10 ईयर है और मैक्सिमम जो है वहाँ LI लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दिया जा सकता है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ ए माइनर it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment of life and shall also be liable to fine। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि यदि अपराध जो है वो किसी अवयस्क के दुर्व्यापार से संबंधित है तो फिर सज़ा चौथे पार्ट से मिलेगी। अगर कोई माइनर का ट्रैफिकिंग कर रहा है तो फोर्थ पार्ट से उसको पनिश किया जाएगा। और चौथा पार्ट क्या कह रहा है सज़ा के विषय में, ये कह रहा है कि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और साथ में फ़ाइन भी लगेगा। ठीक है। द फिफ्थ वन कह रहा है वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व द ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन 1 माइनर, जहाँ माइनर एक से अधिक हो गए तो वहाँ 5वां पार्ट काम में आएगा। इट शैल बी पनिशेबल विद रिग्रियस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 14 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 5वां हिस्सा कह रहा है कि जहाँ जो व्यक्ति हैं जो माइनर्स हैं और एक से अधिक संख्या में यानी कि समूह के तौर पे आप माइनर को ट्रैफिकिंग कर रहे हो तो फिर 5वां पार्ट एक्शन में आएगा। और 5वें पार्ट में ये बता दिया है कि वैसी सज़ा 14 वर्ष से कम की नहीं होगी और अप टू LI हो जाएगी विद फाइन। ठीक है भैया। और 6th वन कह रहा है कि इफ़ ए पर्सन इज़ कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर और मोर देन 1 occasion then such person shall be punished with imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life and shall also be liable to fine। छठा पार्ट ये कह रहा है कि यदि आप जो है रिपीटेडली हैं, रिपीट कर रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति को अवयस्क का एक से अधिक अवसरों पर दुरुपयोग किए जाने के अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो सेकंड और सब्सिक्वेंट के लिए आपको क्या मिलेगा, आपको आजीवन कारावास मिलेगा। और आजीवन कारावास का मतलब क्या है, आपकी जो शेष प्राकृत जीवन काल है यानी कि अंतिम सांस तक आप जेल में रहेंगे। ठीक है। और साथ में जुर्माना भी लगेगा। और जो 7th वन कह रहा है व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट और ए पुलिस ऑफिसर इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रैफिकिंग ऑफ एनी पर्सन देन सच पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पर्सनस नेचुरल लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। और ये कह रहा है कि जहाँ कोई लोक सेवक है, कोई पुलिस वाला है, वो अगर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो देखिए उसकी लायबिलिटी ज़्यादा बैठती है, उसका काम रोकने का है ना कि इस तरह के काम करने का। तो यदि कोई व्यक्ति जो कि लोक सेवक होते हुए या पुलिस अधिकारी होते हुए 370 में जो बात बताई गई है वैसा कोई कार्य कृत्य करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान क्या है, वो केवल और केवल आजीवन कारावास है। और आजीवन कारावास कैसा, जो बाकी शेष बचे हुए जीवन के लिए यानी कि अंतिम सांस तक आपको कारावास के अध्याधीन रखा जाएगा, आपको जेल में रखा जाएगा
जब आपका अंतिम सांस पूरा हो जाएगा तब घर वालों को बता दिया जाएगा कि भाई आपके अपने महानुभाव की मिट्टी ले जाइए और उसका अंतिम संस्कार कर लीजिए। तो ये आपका 370 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। तो सभी को शुभ रविवार, आप अपना रविवार एंजॉय करें। ठीक है, नमस्कार, गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।